तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक ऑन जीनियस प्लैनेट। सभी लोगों का स्वागत है आज नंबर सिस्टम के फर्स्ट क्लास में। 9 PM का जो बैच है वो नंबर सिस्टम स्पेशल है, आप लोग को पता होगा। यानी कि नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक पढ़ने वाले हैं इस बैच के अंदर। मतलब कंप्लीट नॉलेज जीरो से शुरुआत करता है और एकदम एडवांस लेवल तक। ठीक है, क्लियर? तो आप लोग बोलते भी रहिए साथ साथ में ताकि क्लियर होते रहे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर नंबर सिस्टम में पढ़ना क्या क्या है ना। ये हम लोग को समझना बहुत ही जरूरी होता है। आखिर इसका सिलेबस क्या है। आप 7 PM वाला बैच में अगर जाइएगा, ज्योमेट्री वाले बैच में, तो उसमें भी सबसे पहला दिन हम यही डिस्कस किए थे कि आखिर हम लोग को ज्योमेट्री में पढ़ना क्या क्या है। आप लोग देखे थे सबसे पहला लेक्चर। तो वही चीज आज हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। नंबर सिस्टम में आखिर हम लोग को क्या पढ़ना है। अब आप लोग को डिस्टर्बेंस से फील नहीं होगा क्योंकि गाना बंद हो चुका है ना। बहुत अच्छा। तो सबसे पहले लिख लीजिएगा 9 PM हेडिंग। कॉपी आप लोग नया नया लेके आए हैं ना। कॉपी आप लोग नया नया लेकर के आए हैं। हाँ, इस तरह का देखिए एकदम जिंद लगा हुआ कॉपी है ना। देखिए तो कितना बढ़िया जिंद लगा हुआ है, ऐसे एकदम। समझ गए? ठीक है। तो पढ़िएगा तो नोट्स जरूर बनाते जाइएगा डेली का डेली। क्योंकि देखिए होता क्या है ना कि जो नोट्स बहुत जगह से आपको अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन जो खुद का नोट्स होता है वो सबसे बेस्ट होता है। इस बात को आप लोग मानते हैं नहीं, है ना। ये बात हम हर एक बैच में बोलते हैं कि देखो पढ़ो चाहे कहीं से भी, लेकिन नोट्स बनाने की बारी आए तो नोट्स खुद से बनाओ। क्योंकि खुद का नोट्स जो होता है ना वही काम आता है लास्ट में। तो खुद का नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। तो हेडिंग लगा दीजिएगा 9 PM स्पेशल नंबर सिस्टम बैच। 9 PM स्पेशल नंबर सिस्टम बैच, यानी कि इस बैच में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कि आखिर नंबर्स के बारे में जानेंगे। यानी हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे। क्या करेंगे? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स। नंबर्स काफी बहुत तरह के नंबर्स होते हैं। तो नंबर्स के बारे में हम लोग जानेंगे कि नंबर्स का क्या इंट्रोडक्शन होगा, कैसे हम लोग इससे परिचित होंगे, और कितने तरह के नंबर होते हैं। जैसे आप लोग सुनते होंगे इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, बहुत प्रकार का नंबर होता है। ठीक है। तो सबसे पहला क्लास में हम लोग यही चीज जानेंगे कि आखिर नंबर्स होते कितने प्रकार के हैं और कैसे कैसे होता है। प्राइम नंबर क्या होता है ना, कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं। उसमें बहुत सारे सवाल आए हुए हैं ना प्रीवियस ईयर में। तो साथ के साथ आप लोग को सवाल भी कराते जाएंगे और एकदम लेटेस्ट लेटेस्ट सवाल करवाएंगे। पुराना सवाल करने से कोई फायदा नहीं है। आप इतना समझ लीजिए कि अगर आप टीसीएस जब से एग्जाम ले रहा है, यानी कि 2018, 2019, 2020, मतलब 17, 18, 17, 17 छोड़ दीजिए, 2018 समझिएगा ध्यान से। आपको करना क्या क्या है, यानी कि 2018 में एसएससी का जितना भी एग्जाम हुआ, 2019 में एसएससी का जितना भी एग्जाम हुआ, और 2020 में एसएससी का जितना भी एग्जाम हुआ, उसमें जितने भी नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आए हैं, ये आपको हम करवाएंगे लास्ट में। लास्ट में मतलब कब? जब ये बैच एंड होगा। मतलब पहले हम आपको पूरा कंप्लीट थ्योरी करवाएंगे, है ना। थ्योरी वाइज मतलब टाइप वाइज, और उस पर हम आपको असाइनमेंट देंगे, आप उससे बनाइएगा। ठीक है। जब हम बोलेंगे कि नंबर सिस्टम आज क्या हो गया जी, फिनिश हो गया, जिस दिन नंबर सिस्टम फिनिश हो जाएगा उसके बाद बोलेंगे कि अब ऐसा करते हैं 2018 से एसएससी का जितना भी एग्जाम होता है, जैसे कि आपका होता है एलडीसी, एसएससी एग्जाम कंडक्ट करवाता है सीजीएल, यहाँ सीजीएस सीएचएसएल लिख देता है। फिर आपका कंडक्ट करवाता है सीपीओ, फिर आपका ले लेते हैं एमटीएस भी। यानी ये चारों एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर 2018, 2019 और 2020, ये सारा हम लोग बैच के लास्ट में करेंगे। मतलब जब थ्योरी पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो। अब हम लोग समझते हैं कि थ्योरी को कैसे पढ़ेंगे, यानी थ्योरी पढ़ने का हम लोग का क्रम क्या होगा। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन होगा किसका? नंबर्स का, कि नंबर्स होते कितने तरह के हैं। उसके बाद हम लोग को पढ़ना होता है नंबर सिस्टम में एक चैप्टर जिसका नाम है यूनिट डिजिट। आप लोग सुने हैं नाम? हाँ। तो यूनिट डिजिट का कंसेप्ट पढ़ेंगे, है ना। यूनिट डिजिट का कंसेप्ट पढ़ेंगे। देन हम लोग इस चैप्टर के अंदर फिर पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल, है ना। काफी आप लोग सुनते होंगे डिविजिबिलिटी रूल के बारे में।
बहुत आता है इससे सवाल। तो डिविजिबिलिटी रूल में हम क्लास में आज तक जब भी पढ़ाए हैं तो पूछते हैं बताओ जी, दो का डिविजिबिलिटी रूल सब बता देता है, तीन का बताओ जी सब बता देता है, चार का बताओ सब बता देता है, पांच छह सात में जब बात आता है तो फिर अटक जाता है सब। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे सात का विभाजता का नियम क्या होता है, 11 का विभाजता का नियम क्या होता है, और जितने भी ऑड नंबर हो, मतलब जितने भी प्राइम नंबर होते हैं, जैसे 17 हो गया, 13 हो गया, आपका 19 हो गया, सब का डिविजिबिलिटी रूल होता है। तो सब का डिविजिबिलिटी रूल भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्नेहा, अतुल और स्मिता। तो अतुल कुमार आप बताइएगा, आपको आवाज वगैरह जा रहा है? अतुल। अतुल कुमार देखिए, नीचे में लेफ्ट साइड से सेकंड ऑप्शन माइक का होगा, नीचे में लेफ्ट साइड से सेकंड ऑप्शन माइक का होगा अतुल। हाँ, अब देखिए आपका आवाज आ गया है ना। अब आप जो भी बोलेंगे हम यहाँ पे डायरेक्ट सुन पाएंगे। ये जो है ना जूम ऐप से काफी बेहतरीन ऐप है ये, जूम ऐप से ज्यादा बेहतरीन ऐप है ना। इसमें आपका रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल रहता है क्लास का। ठीक है, तो क्लास का रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल रहेगा, यानी जो अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं आपस में, वो हम लोग बाद में भी देख सकते हैं जब हम लोग का मन होगा तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग, यूनिट डिजिट पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे क्या, डिविजिबिलिटी रूल, जिसमें एक से एक रूल पढ़ाएंगे, और क्या नया है ये भी बताएंगे। नया बहुत सारा चीज आया है डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ने के लिए, तो वो सब हम लोग पढ़ेंगे। आप देखे होंगे कि नंबर सिस्टम ही एक ऐसा टॉपिक है जो कि एग्जाम में हर एक बार क्या करता है, पैटर्न चेंज कर देता है। देखे है ना। नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जिसमें पैटर्न क्या करता है, एग्जामिनर चेंज कर देता है हर बार। यानी नंबर सिस्टम को अगर आप नॉलेज से, मतलब गहराई से अगर नहीं पढ़िएगा तो आपसे क्वेश्चन बनने वाला नहीं है ना। जैसे मान लीजिए ज्योमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, अलजेब्रा हो गया, और आपका एडवांस मैथ के जितने भी टॉपिक हैं नंबर सिस्टम को छोड़ करके, तो वो सब टॉपिक में फिक्स पैटर्न है। कि जैसे ज्योमेट्री में मान लिया 100 रूल है एसएससी का, वो 100 रूल में अपना उसी में घूमते रहता है, 100 रूल से वो क्वेश्चन बना के पूछ लेगा। ठीक है, मतलब आपका टाइप फिक्स होता है। लेकिन नंबर सिस्टम इतना विशाल चैप्टर है कि इसको पढ़ना में अपने आप में एक क्या करना, हिम्मत दिखाने के बराबर एक काम है, समझ रहे हैं। आप लोग नंबर सिस्टम के बैच में है, मतलब समझिए कि करेज है, हिम्मत है, तभी है, ऐसा नहीं है। क्योंकि नंबर सिस्टम को 10 दिन में भी खत्म किया जा सकता है, नंबर सिस्टम को 2 महीना में भी खत्म किया जा सकता है। अब आप पूछिए कि सर आप कितना दिन लगाइएगा, पूछिए। है ना, पूछना होगा ना, आप लोग का भी पूछना होगा कितना दिन में चलेगा बैच। हाँ, तो देखिए ध्यान रखिएगा कि हम लोग सबसे पहले तो पूरा का पूरा बेसिक कवर करेंगे, और बेसिक कवर करने के साथ साथ पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर कवर करेंगे। जैसे कुछ लोगों का डाउट होता है कि प्रैक्टिस बैच अलग होगा सर, और ये जो बेसिक बैच होगा वो अलग। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग इसमें कंप्लीट नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। कंप्लीट का मतलब होता है कि पूरा का पूरा रूल भी आपको हम ही समझाएंगे, और पूरा का पूरा प्रैक्टिस भी आपको हम ही समझाएंगे। तो आप लोग खुद डिसाइड करके बताइए कि कितना टाइम लगना चाहिए। नहीं नहीं, उतना नहीं लगेगा, लेकिन एटलीस्ट 30 क्लास तो पक्का लग जाएगा ना, 30 से 40 क्लास। आप लोग इतना समझ लीजिए कि अगर डेली क्लास होता है तो 32 कितना, 30 to 40 क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम को कंप्लीट करेंगे। क्लियर हो गया डाउट? चलिए अब आगे देखते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे। डिविजिबिलिटी रूल के बाद हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर थ्योरम, सुने है ना। इसको बोलते हैं क्या, गुणनखंड प्रमेय, है ना, फैक्टर थ्योरम। क्लियर। जैसे आपसे पूछा जाता है कि 120 का कितना फैक्टर होगा, 120 का सम गुणनखंडों की संख्या बताइए, है ना, 120 के विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए, 120 के सभी गुणनखंडों के योगफल को बताइए, ऐसे पूछ लिया जाता है सवाल। है ना, आपसे सवाल ऐसा पूछ सकता है कि 180 के कौन कौन से गुणनखंड ऐसे हैं जो 10 से विभाजित होते हैं। ठीक है, तो ये सारे सवाल आपको बताया जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर में जो भी आया है, इस बार लेटेस्ट पैटर्न जो है उसका पूरा एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करवाया जाएगा। तो फैक्टर थ्योरम हो गया। फैक्टर थ्योरम के बाद हम लोग पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम, नंबर सिस्टम का सबसे मेन चैप्टर। यानी कि एग्जाम हो और रिमाइंडर थ्योरम से सवाल ना आए, ऐसा हो सकता है। हाँ, तो मेरा तो टारगेट एसएससी ही है। सभी लोगों को हम पहले ही क्लियर कर देना चाहते हैं कि जो लोग कैट की तैयारी कर रहे हैं,
मैट की तैयारी कर रहे हैं और जेट की तैयारी कर रहे हैं और क्या होता है सीडीएस वगैरह, वो क्लास को ज्वाइन बिल्कुल भी मत करें, ना करें, क्योंकि उतना लेवल हम नहीं बताएंगे। हम आपको प्योरली एसएससी का करवाएंगे, ठीक है, ना उससे ऊपर और ना ही उससे नीचे। बात समझ में आ गया? एकदम फोकस एक होना चाहिए, 10 फोकस कीजिएगा गड़बड़ हो जाएगा। फोकस एक होना चाहिए, एसएससी तो एसएससी बस, और कुछ नहीं। एसएससी मतलब एकदम एसएससी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम के बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, एलसीएम एंड एचसीएफ। आप लोग देखे होंगे कि एलसीएम एचसीएफ में जो पूछने का तरीका है काफी बदल गया है। पहले जैसा सवाल अब एलसीएम एचसीएफ में नहीं आता है। इस बार का पैटर्न आप लोग देखें, एलडीसी में जो क्वेश्चन आया है आप लोग देखें एलसीएम एचसीएफ से कैसा क्वेश्चन आया है? नहीं देखे है ना, तो सब दिखाया जाएगा, सब इस बैच में क्या करेंगे दिखाएंगे हम। एलसीएम एचसीएफ का काफी पैटर्न पूछना मतलब बदल गया है ना, लेकिन करने का जो तरीका होगा, ऑप्शन वाला जो अंदाज होगा वो आपको सीखने के लिए मिलेगा नंबर सिस्टम में, और खास करके अर्थमेटिक में। अर्थमेटिक जो हमारा होता है पूरा ऑप्शन बेस्ड होता है, सबको पता होगा जो पढ़ा होगा, है ना। तो इसमें एलसीएम एचसीएफ में काफी ऑप्शन का ज्यादा यूज है, मतलब अगर आपको हम एलसीएम एचसीएफ में 100 क्वेश्चन करवाएंगे तो उसमें 80 क्वेश्चन आपका होगा ऑप्शन से, ठीक है। और ऑप्शन से सीखना ये सबसे बेहतरीन अप्रोच होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के क्रम में, ठीक है। तो ऑप्शन से आपको सवाल सॉल्व करना आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्या, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्या, स्पेशल कंसेप्ट। अब बोलिए स्पेशल कंसेप्ट में क्या क्या सिखाइएगा? तो स्पेशल कंसेप्ट में आपको सिखाएंगे क्या, अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन मतलब कैसे हम लोग सवाल का लगभग में आंसर निकालते हैं, क्लियर हुआ? हाँ, अप्रोक्सीमेशन के बाद हम आप लोग को सिखाएंगे, अप्रोक्सीमेशन के बाद हम आप लोग को कुछ कैलकुलेशन टेक्निक बताएंगे। कैलकुलेशन टेक्निक बताएंगे, कैसे एग्जाम में कैलकुलेशन को जल्दी किया जाए, कैसे बिना पेन का हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, वो सब कुछ कुछ जानेंगे, ट्रिक्स टिप्स, है ना। देन उसके बाद हम लोग जानेंगे इसमें कि ऑप्शन एलिमिनेशन क्या होता है, मतलब कैसे ऑप्शन से सवालों को छाटेंगे, ये सारा चीज होगा। तो ये सारा चीज कोई टॉपिक नहीं है, ये सब में अप्लाई होगा। जैसे मान लो यूनिट पढ़ाएंगे उसमें भी ये सब अप्लाई हो सकता है, हम पढ़ाएंगे फैक्टर थ्योरम उसमें भी ये सब अप्लाई हो सकता है। ये समझिए आपका हथियार होगा, है ना, ये क्या होगा आपका हथियार होगा स्पेशल वाला, जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। क्लियर हो गया? तो आप बताइए, आप लोग को लग रहा है कि नंबर सिस्टम में कोई और टॉपिक छूट गया? कोई और टॉपिक ऐसा लग रहा है जो छूट गया? नहीं लग रहा है? अस्मिता आप बताइए, आपको लग रहा है कुछ छूटा है? नहीं पता लग रहा, मतलब बढ़िया है ना, कुछ भी पढ़ा दो, है ना, काम चल जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना, एकदम एसएससी ओरिएंटेड पढ़ाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। इसमें एक चीज हो गया कि आपका सिंप्लीफिकेशन, बस इसमें ज्यादा नहीं, एक आध क्लास देंगे आपको, टेक्निक बताएंगे कैसे सॉल्व करना है, बस थोड़ा सा आपको देंगे सिंप्लीफिकेशन, समझ गए ना। और एक चैप्टर है आपका, एक चैप्टर और आपका छूट रहा है, घातांक, सर्ट्स एंड इंडिसेस। सर्ट्स एंड इंडिसेस समझ गए? और कुछ छूटा? आप छूट गया तो उसको हम लोग और भी कवर करेंगे, है ना, यानी जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना उससे ज्यादा ही कराया जाएगा, जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ज्यादा ही कराया जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दो मत नहीं। अगर कुछ छूट भी गया होगा तो उसको भी हम लोग कल से नोट कर लेंगे, क्या दिक्कत है।
तो सिलेबस सबको क्लियर हो गया? और किसी के मन में कोई डाउट है, कुछ पूछना है? सुजीत कुमार कुछ पूछ रहे हैं, पूछिए। क्या लग रहा है? क्या ऐड होगा, बोलिए। कल तक बता दीजिएगा। चलिए, तो जिस दिन बता दीजिएगा उसी दिन हम ऐड कर देंगे, है ना? ठीक है, उसी दिन हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये था हम लोग का नंबर सिस्टम का सिलेबस, ये था हम लोगों का नंबर सिस्टम का सिलेबस। सब लोग कॉपी जो लाए हैं नया वाला, अगर नहीं लाए हैं तो कल से नया वाला कॉपी लाइएगा, ठीक है। और उसमें नोट कीजिएगा, सबसे शुरू वाला पेज में ये सब जरूर लिखिएगा, क्योंकि क्या करना है वो पहले पता होना चाहिए। तो अभी आप लोग इसको लिखिए। लिख लिए? क्योंकि अगर हम कुछ कम पढ़ाएंगे तो आप बोलिएगा ना कि सर आप शुरू दिन लिखाए थे कि ये वाला पढ़ावेंगे, नहीं पढ़ाए सर। अगर आप कुछ बताए नहीं करेंगे तो कुछ भी पढ़ा के निकल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये पहला पेज जरूर लिख के रखिएगा, ताकि हमको याद दिलाइए, कुछ छोड़ के भागेंगे तब, है ना। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका। अब बात कर लेते हैं कि इसका पेमेंट कितना रहेगा। फी तो हम फी पहले ही बता चुके हैं, डिसाइड कर दिए पहले ही। ज्योमेट्री बैच का फी वो अलग है, मंथली चल रहा है 99 पर मंथ। अब तो फी उसका भी बढ़ गया, 150 पर मंथ हो गया आज से ज्योमेट्री का। और इसका बैच आपका कंप्लीट बैच का फी होगा एक ही बार में, कंप्लीट। ऐसा ही ना होता है जी, कंप्लीट। कंप्लीट बैच फी कितना रहेगा? 199, वन टाइम, ठीक है। और देखिए, कोशिश कीजिएगा कि पेमेंट आज ही हो जाए। क्यों हो जाए? क्योंकि अगर आज आपका पेमेंट हो जाता है तो कल से क्लास आप ज्वाइन कीजिएगा। लेकिन अगर आज आपका पेमेंट नहीं होता, कल से हम गारंटी लिख के ले लीजिए, आप क्लास ज्वाइन नहीं कीजिएगा, क्लास ज्वाइन नहीं कीजिएगा, ज्वाइन करने का मन ही नहीं करेगा। समझ गए? तो पेमेंट फटाफट कर देना है, और उसके बाद कल से पढ़ना है लाइव, एकदम नया कॉपी लाके। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिलेबस सबको क्लियर हो गया, तो आज हमको लगता है कि यहीं तक रहने देते हैं ना, कि आज कुछ कुछ बताएं। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आप लोग कितना एक्साइटेड है पढ़ने के लिए। बताइए। हाँ बिल्कुल, कुछ कुछ तो बताना ही चाहिए, है ना। नंबर सिस्टम में आए हैं पढ़ने के लिए, बिना कुछ पढ़े चले जाए, ऐसे कैसे होगा, है ना। चलिए, तो पढ़ना चाहते हैं ना सब लोग? चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग कॉपी में हेडिंग लगा दीजिए, नंबर सिस्टम। इसको मिटाते हैं अब, है ना। तो हेडिंग लगा देंगे नंबर सिस्टम। एक मिनट रुकिएगा। चलिए देखिएगा, तो हेडिंग लगा दिया आप लोग, नंबर सिस्टम। कहाँ गया मार्कर जी? तो ध्यान दीजिएगा, नंबर सिस्टम जब सबसे पहले शुरू में बना तो काफी सारे नंबर्स थे एक साथ मिले जुले हुए, है ना। तो उन नंबर्स को अलग अलग किया गया। क्या किया गया? अलग अलग किया गया। तो जब बहुत सारा नंबर मिला हुआ था,
तो नंबर को अलग अलग करके पढ़ना जरूरी था, ऐसे पता नहीं चलेगा कि भाई इवन नंबर का बात हो रहा है कि ऑड नंबर का बात हो रहा है या फिर प्राइम नंबर का बातचीत चल रहा है। या फिर जैसे हम पूछेंगे कि दो क्या है, हम आपसे पूछते हैं, बताइए अस्मिता आप बताइए दो क्या है, व्हाट इज टू। हाँ देखिए, तो कोई बोलेंगे कि प्राइम नंबर है सर, कोई बोलेंगे कि इवन नंबर है सर, कोई बोलेंगे कि नेचुरल नंबर है सर, कोई बोलेंगे इंटीजर है सर। सबका जवाब सही है, सबका जवाब क्या है। अगर हम बोलेंगे कि दो परिमेय संख्या है तो सही है गलत। सही है ना। अगर हम बोलेंगे कि दो प्राकृत संख्या है, सही है गलत। सही है। तो आखिर नंबर्स को हम लोग कैसे कैसे बांट के पढ़ेंगे वो जानना बहुत ही जरूरी है। तो आप लोग सबसे पहला चीज हम लोग वही करेंगे आज के क्लास में कि नंबर को हम लोग क्लासिफाई करेंगे, यानी नंबर्स को हम लोग डिवाइड करेंगे बहुत सारे टुकड़ों में। अभी नंबर्स मिला हुआ है ना। तो आप लोग लिखिएगा नंबर सिस्टम में क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, क्या लिखिएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, क्लियर। और एक बात और सुनिएगा आप लोग, जैसे ही क्लास 15 दिन तक हो जाएगा, क्या हो जाएगा। जैसे ही क्लास 15 दिन तक हो जाएगा तो हम आपको क्लास नोट्स देंगे, यानी जो हम पढ़ाएंगे ना क्लास में, वो क्लास नोट्स हम देंगे जो कि हम तैयार किए हैं, ठीक है। लेकिन आपको खुद से भी करना है। क्या करना है। क्योंकि देखिए मेरा पास जो क्लास नोट्स है उसमें हो सकता है कि कुछ चीजें छूट जाए क्योंकि वो पहले का है ना। तो उसमें जो नया नया चीज इंक्लूड होगा वो क्लास ही में करवाएंगे ना। हाँ, तो आप लोग खुद का एक नोट्स जरूर बनाते रहिएगा, है ना। क्योंकि हर बार पढ़ाते हैं तो हर बार कुछ ना कुछ इंक्लूड जरूर होता है ना। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हाँ भाई एक डायरी उठाओ और पढ़ा दो, ऐसा कुछ नहीं है। हर बार कुछ अलग अलग होता है, जो पढ़ते होंगे उनको पता भी होगा, है ना। ठीक है। तो आज हेडिंग लगा दीजिए क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, लगा दीजिए हेडिंग। अब देखिए नंबर्स जो था पहले सब मिला जुला था। एक बात बताइए, नंबर्स से पहले एक चीज हम लोग को पढ़ना चाहिए, वो होता है डिजिट। क्या होता है। डिजिट। तो सबसे पहले आप लोग बताइए डिजिट और नंबर में क्या अंतर है। बताइए। अच्छा। और नंबर्स। और कोई बताएंगे। डिजिट और नंबर बताइएगा, सुजीत बताइए। स्नेहा बताइए। सेम ही तो होता है ना, उसमें कुछ है क्या। मतलब हम लोग क्या करते हैं कि जीरो से स्टार्ट करते हैं अगर, और जाते हैं कहाँ तक, 9 तक जाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिजिट। जैसे बोला जाता है कि मोबाइल नंबर में कितने डिजिट होते हैं, तो हम लोग बोलते हैं ना कि मोबाइल नंबर में 10 डिजिट होता है। यानी जब हम लोग डिजिट को कंबाइन करते हैं ना तो नंबर बन जाता है, इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं मोबाइल नंबर। कभी ऐसा सुने मोबाइल डिजिट। मोबाइल नंबर होता है ना। तो नंबर्स क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट, इसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स। जैसे हम लिखते हैं है ना, 8539909166। तो बताइएगा कि ये क्या है, नंबर है या फिर ये डिजिट है। किसका नंबर है। याद हो गया क्या। चलिए, ये नंबर तो हर जगह लिखा हुआ रहता है ना, सब जगह देखे होंगे आप लोग। ये मेरा ही नंबर है, तो देखिए तो ये नंबर्स है। अगर हम पूछे पूरा ये क्या है तो आप बोलेगा पूरा नंबर है। लेकिन अगर हम पूछे कि 8 क्या है, डिजिट है। 6 क्या है, डिजिट है। यानी कि जब हम लोग डिजिट्स को मिला देते हैं तो क्या बनता है, नंबर्स बनते हैं। डिजिट को मिला देते हैं तो क्या बनता है, नंबर्स, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट इज कॉल्ड नंबर। ठीक है। अब आगे बढ़िए। अब ये चीज तो हम लोग समझ गए। एक आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, देखते हैं कि इनको याद है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पढ़े हैं। अच्छा बताइए, बड़ा अच्छा है ये। प्लेस वैल्यू और एक होता है फेस वैल्यू। तो हम पूछ लेते हैं, देखिए आपको याद है कि नहीं।
जैसे हम पूछेंगे 8539 ये लिख दिए, और यहाँ पे लिखते हैं 09 जीरो नहीं लिखते हैं, 991676 लिख देते हैं, ठीक है। यही मोबाइल नंबर को तोड़ के लिख दिए दो पार्ट में, यहाँ पे जीरो लगा देते हैं, ये इधर लिख दिया और ये इधर लिख दिया, ठीक है। अब हम आपसे पूछेंगे कि बता सकते हैं कि इसमें 9 का प्लेस वैल्यू क्या होगा। 9 का प्लेस वैल्यू, हाँ बिल्कुल, इसको बोलेगा क्या कि 10th है, मतलब कह सकते हैं कि इसका वैल्यू ऐसे होता है कि 9 इंटू 9 के बाद जितना डिजिट रहता है उससे गुना कर देते हैं, उतना 10 से 90 आता है। कितना आता है? अगर हम पूछे 9 का फेस वैल्यू बताइए, तो 9 का फेस वैल्यू एफ वी, तो ये 9 ही होता है। फेस का मतलब क्या होता है? जो दिखता है। और प्लेस का मतलब क्या होता है? जो उसका प्लेस है। तो प्लेस इसका इकाई दहाई है ना। तो दहाई है तो 10 से गुना, सैकड़ा रहेगा तो 100 से गुना, हजार रहेगा तो 1000 से गुना कर देंगे। लेकिन यहाँ पे जो फेस वैल्यू होता है वो सीधे जो दिखता है वही आंसर होता है, ठीक है। लग रहा है कि 5-4 में आ गया ना, ऐसा फीलिंग आ रहा है ना, है ना। तो पहला क्लास है ना, इसलिए आप बताइएगा कि हम पूछेंगे ये वाला जो 6 है और जो ये वाला 6 है, इसका पी भी बताइए और इसका पी भी बताइए। हाँ, तो पहला वाला 6 है, इसका प्लेस वैल्यू 6 होगा, और जो बाद वाला 6 है उसका प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। अगर हम पूछे पहला वाला 6 का फेस वैल्यू, अब दूसरा वाला 6 का फेस वैल्यू 6 ही होगा। तो फेस वैल्यू का मतलब बेसिकली ये होता है कि जो है वही आंसर, और प्लेस वैल्यू का मतलब होता है कि उसके स्थान से गुना हो जाता है। जैसे कि ये है सैकड़ा के स्थान पे तो 100 से गुना हो जाएगा, अगर ये 6 यहाँ रहता तो 1000 से गुना हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आप लोग क्या करिएगा, इतना लिख लीजिए, लिखिए इसको, क्या लिखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख लीजिए। मिटा दें? चलिए इसको मिटा देते हैं, ऐसे ही नॉर्मल चीज था। अब हम लोग का जो मेन मुद्दा है आज का वो ये है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, है ना, हम लोग का मेन मुद्दा ये है। इन नंबर जो था ना पहले बहुत जटिल था, जटिल का मतलब एकदम कम्प्लेक्स टाइप का था। कम्प्लेक्स मतलब क्या होता है आप लोग जानते हैं ना? इंग्लिश में नहीं पढ़े कम्प्लेक्स मतलब क्या होता है? बताइए। कम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब कि जटिल, जटिल है पूरा, मतलब नंबर जो था ना पूरा जाल के जैसा ऐसे पूरा सब इधर उधर एकदम बिखरा हुआ था। तो उसको क्या करेंगे हम लोग? डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब हो गया सम्मिश्र संख्या। क्या उसको बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? सम्मिश्र संख्या मतलब सब मिला जुला हुआ संख्या, है ना, सब इसमें मिला जुला हुआ संख्या है, ठीक है। अब इसको हम लोग कैटेगरी में बांटेंगे, मतलब अलग अलग करेंगे। तो देखिए कैटेगरी में क्या बांटेंगे, सबसे पहले जो नंबर था कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। अब आप लोग को लग रहा होगा कि 11-12 में आ गए हैं, नहीं लग रहा है ऐसा? 11-12 में पढ़ना है ना चैप्टर। हाँ, तो 11-12 में आ गए। देखिए 5 से आपको 1-2 से सीधे ला दिए 11 में, है ना। अब 11 से सीधे निकालेंगे और लाएंगे कंपटीशन में एकदम, है ना। तो एक होता है रियल नंबर, क्या होता है? इमेजिनरी, इमेजिनरी नंबर। यहाँ पे इसको बोलते हैं लोग, ये रियल नंबर है, इसी वास्तविक संख्या इसको बोलते हैं। और ये क्या होता है? काल्पनिक संख्या होता है। काल्पनिक संख्या का जो खोज किया था वो आयोटा किया था। क्या, कौन किया था? आयोटा नाम का एक व्यक्ति था, मैथमेटिशियन था, वो बोला काल्पनिक नंबर कुछ ऐसा होता है, उनकी कल्पनाओं में ऐसा आ गया था, है ना, वो बना दिए थे। ऐसा इसका कोई रियल में एग्जिस्टेंस नहीं होता है, ठीक है। तो मतलब आयोटा जो थे वो बोले क्या ना, बेसिकली उनका कहना ये था कि देखो, काल्पनिक संख्या हम लोग किसको कहते हैं? कल्पना मतलब क्या होता है? जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, जैसे कि अंडर रूट -4, ये रियल में एग्जिस्ट करता है? इसका कुछ वैल्यू निकलता है नहीं। तो आयटा जो थे ना वो क्या बोले, हाँ, वो आयटा जो थे वो क्या बोले, बोले कि देखो इसका वैल्यू निकलता है। तो सब बोला कैसे निकलता है बताइए जरा।
तो बोले ऐसा करो ना कि जो -4 है ना इसको ऐसे लिख सकते हैं। सब बोला कि हाँ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो बोले ना कि वो अपना नाम का एक थ्योरी बताया, बोले क्या कि इसको आई स्क्वायर मान लेंगे। क्या मान लेंगे? तो फिर हो जाएगा ये 2 और ये आई स्क्वायर का आई आ जाएगा, निकल गया। लेकिन निकल तो गया, लेकिन आई का क्या मतलब है? उनसे पूछा गया कि आई का क्या मतलब है, तो बोले हम इतना मेहनत करके बनाए हैं, ये मेरा नाम है आयोटा। क्या? हाँ, तो इमेजिनरी पार्ट होता है ना, समझ गया, तो ऐसे ही बोले। तो इमेजिनरी पार्ट हो गया, तो बोले कि मेरा नाम है आयोटा। तो सब बोला कि ठीक है, अपना अपने पास रखो दिमाग, तुम्हारा दिमाग का काम हमको नहीं है ना, हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे, हम लोग इसको 11 12 वाला पढ़ते रहेगा, दिमाग खराब करते रहेगा, है ना। हम लोग किसको पढ़ेंगे? रियल पार्ट को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये समझ गए कि हम लोग को इमेजिनरी से आज के लिए बस इतना ही इसका काम था। अब से इमेजिनरी नंबर का नाम नहीं लेना है क्लास में। अब क्या पढ़ेंगे? रियल नंबर। ठीक है, अतुल कुमार कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ हाँ, चलिए रियल नंबर पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, रियल नंबर जो था ये भी बड़ा खतरनाक था। इसमें भी बहुत सारा संख्या है, तो इसको भी दो पार्ट में क्या कर दिया गया? डिवाइड कर दिया गया। कौन कौन सा? तो इसको डिवाइड कर दिया गया आपका इंटीजर्स एंड डेसिमल में। किसमें? इंटीजर्स में और किस में? डेसिमल्स में, ठीक है। इंटीजर्स मतलब क्या होता है? पूर्णांक। और डेसिमल मतलब क्या होता है? दशमलव। तो कुछ संख्या ऐसा होता है, हाँ, कुछ संख्या ऐसा होता है जो हम लोग के पास ऐसा फिक्स रहता है, जैसे 1 2 3 -1 -2 0, इस तरह का संख्या हो गया। और कुछ संख्या ऐसा होता है जो डेसिमल में रहता है, जैसे कि 0.5, 0.3333, 0.1234 डॉट डॉट डॉट। समझ गए? समझ गए? तो कुछ नंबर हमारे पास ऐसा हुए जो हमारे पास इंटीजर रहेगा, मतलब कि डेसिमल वगैरह इसमें नहीं आएगा, एकदम पूरा पूरा रहेगा। 2 है तो केवल 2 है। लेकिन मान लिया 2.5 बोल देंगे तो 2.5 क्या हो जाएगा? डेसिमल हो जाएगा। 2.9 बोल देंगे तो क्या हो जाएगा? डेसिमल हो जाएगा। तो हम लोग रियल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिए। एक हो गया पूरा जो इंटीजर है, जो पूरा होल पार्ट है, और एक हो गया डेसिमल वाला पार्ट, ठीक है। अब जरा समझते हैं इसके आगे कहानी क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं कि डेसिमल को भी दो पार्ट में बांटा गया। कितना पार्ट में बांटा गया? डेसिमल मतलब दशमलव, इसको भी दो पार्ट में बांट दिया गया। कैसा? टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। आप बोले ये क्या है सर, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग? तो टर्मिनेटिंग का मतलब होता है वैसा डेसिमल जो रुक जाए। क्या करना है? वैसा डेसिमल जो रुक जाए। और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब हुआ वैसा डेसिमल जो ना रुके। समझ रहे हैं? जैसे एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल देखिए, एग्जांपल देंगे तो पक्का समझ जाएंगे। हम बोलेंगे कि देखिए 0.5 है, क्या है? तो आप बोलेंगे कि सर इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/2, लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम बोलेंगे कि 0 पॉइंट ऐसे है 1, और फिर 2 2, फिर 3 3 3, फिर 4 4 4, और फिर डॉट डॉट डॉट, ये कैसे बढ़ रहा, क्या इसका पैटर्न है, कहां जाके खत्म होगा, कुछ पता है? नहीं पता है, तो इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, है ना। इसको बोलेंगे क्या? टर्मिनेटिंग। अब आपको इतना भी आइडिया अब लग गया होगा कि जो टर्मिनेटिंग होता है उसको हम लोग पी बटा क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है उसको हम लोग पी बटा क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, है ना। यानी ये हमारा जो होता है, ये हमारा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? रेशनल नंबर। कौन सा नंबर? इसी का नाम है, इसी का नाम क्या है? रेशनल नंबर। डेसिमल का पार्ट टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग मतलब रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर किसको बोलते हैं सर? तो जिसको हम लोग पी बटा क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। किस फॉर्म में? पी बाई क्यू के फॉर्म में। वेयर क्यू डज नॉट इज इक्वल टू जीरो। वेयर क्यू क्या होना चाहिए?
ये ध्यान रखना है कि क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, पी जीरो हो जाए चलेगा लेकिन क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। मोबाइल मेरा डाउन हो रहा है, इसको एक बार चार्ज में लगा लेते हैं ना, मेरा फोन डाउन हो रहा है। चलिए अब सही है। चलिए अब सही है। तो अब देखिएगा, और इसका मतलब क्या है कि इसको हम लोग बोलेंगे इरेशनल नंबर। कौन सा नंबर? हिंदी में बोलते हैं अपरिमेय। और इसको क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या मतलब वैसा संख्या जिसको हम लोग पी बटा क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और अपरिमेय संख्या का मतलब हो गया कि वैसा संख्या जिसको हम लोग पी बटा क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। यानी देखिए इक्वल लिख के ऐसे काट दिए, मतलब इसको नहीं एक्सप्रेस कर सकते। क्लियर हो गया? अब देखिएगा एक चीज समझिएगा कि अगर हम बोले आपसे कि 0.3 का रेकरिंग, आप बताइए तो रेकरिंग जो होता है वो कौन सा डेसिमल होता है, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग? टर्मिनेटिंग होता है, क्योंकि रेकरिंग को हम देखिए रेकरिंग लगा के रोक दिए, इसको है ना, रोक दिया ना। जब ये रुक गया तो टर्मिनेटिंग होगा। और जब ये टर्मिनेटिंग होगा तो क्या इसको पी बटा क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है? तो इसको समझाएंगे कि एक दिन रेकरिंग पढ़ाएंगे, तो रेकरिंग पढ़ाएंगे तो बताएंगे कैसे रेकरिंग को हम लोग कन्वर्ट करते हैं। रेकरिंग से भी कभी कभी सवाल आ जाता है एग्जाम में, आता है या नहीं? हम्म। तो वो भी करवाएंगे आपको नंबर सिस्टम में। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया क्या, रेशनल नंबर में ये भी आ गया। अच्छा अगर मान लीजिए हम बोलते हैं पाई, पाई क्या है? पाई परिमेय संख्या है। अगर परिमेय होता तो हम इधर लिखते, इधर क्यों लिखे? पाई एक अपरिमेय संख्या है। अगर हम पूछे 22/7 क्या है, 22/7 क्या है? परिमेय है इसलिए उधर लिखे हैं। तो आप बोलेगा सर पाई का मान तो होता है 22/7। बोलिए बोलिए। तो पाई का वैल्यू पता है ना, उसका कहानी कितना लंबा है ना। पाई का वैल्यू निकालते निकालते उसका एक दो कॉपी खत्म हो गया था, है ना। 4-5 कॉपी खत्म हो गया था। समझ गए? अब जब 4-5 कॉपी जब खत्म हुआ होगा, इसका मतलब कि पाई का मान रुक ही नहीं रहा होगा, रुक ही नहीं रहा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो लास्ट में बेचारा कहा ना कि छोड़ो जी, पाई का वैल्यू लगभग में ले लेते हैं कितना, 3.14। कितना ले लेते हैं? और वो भी मतलब 3.14 एग्जैक्ट नहीं है, ये लिया गया है अप्रोक्स में। क्या है ये अप्रोक्स वैल्यू है पाई का। समझ में आया? अब बाद में देखा ना कि कैलकुलेशन में जानता है डेसिमल उसमें आ जाता है। और खासकर आप देखते होंगे कि हमको थोड़ा डेसिमल पसंद नहीं है ना। डेसिमल पसंद है हमको? एकदम नहीं, बिल्कुल भी नहीं। डेसिमल से एकदम नफरत है ना। आप देखते होंगे परसेंटेज में आप लोग सवाल जब करते होंगे तो आता होगा ऐसे सवाल, आप लोग का ऐसा सवाल मिला है क्या कि ए 20% के लाभ पर बी के यहाँ बेच देता है, और बी 30% के लाभ पर सी के यहाँ बेच देता है, और सी 10% की हानि पर डी को बेच देता है, और डी 20% लाभ पर फिर ई को बेच देता है। ऐसा सवाल आया है? तो उसमें आप लोग क्या करते होंगे कि शुरू में 100 मानते होंगे, लास्ट से चलते हैं। लास्ट से कैसे चलेगा? मान लिया हम एक सवाल आपको देते हैं कि ए ने 20% के लाभ पर बी के यहाँ बेचा, बी ने 10% के लाभ पर सी के यहाँ बेचा, और सी ने 30% के लाभ पर डी के यहाँ बेच दिया, तो कैसे चलिएगा? हाँ नहीं तो इसमें तो आपको शुरुआत से ही हाँ, पीछे का दिया नहीं ना है। एक मिनट रुक जाइए, हम क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं, रुकिए। जैसे ए ने बेचा कितना परसेंट लाभ पर, बी के यहाँ 20% के लाभ पर, ऐसे लाभ है। और बी ने बेचा 30% के लाभ पर,
सी के यहाँ, ठीक है, और सी ने बेचा डी के यहाँ 10% के लाभ पर। तो अब आप इस सवाल को कैसे क्रिएट कीजिएगा, मतलब रेशियो अगर लिखना होगा तो कैसे लिखिएगा? बस 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 हमें रेशियो चाहिए, हमें रेशियो चाहिए बस, ये ये और ये चाहिए बस। कैसे आप लोग बनाइएगा? बोलो बोलो बोलो, सब बताइए क्या अप्रोच रहेगा। हमें बस रेशियो चाहिए। स्नेहा आप कैसे बनाइएगा? मतलब डेसिमल आएगा कि नहीं आपका? आ जाता है ना डेसिमल, और किसी का ऐसा होता है कि डेसिमल आ जाता है? डेसिमल आ रहा ना? आप पता है डेसिमल जब आता है तो कैलकुलेशन करने का मन नहीं होता एग्जाम में। हाँ, यही तो चक्कर है कि हम लोग यही पढ़ते रह जाते हैं कि 20% 5/6 होगा, 10% 1/10 होगा, और 30% 3/10 होगा। अब देखिए तरीका बताते हैं, समझिएगा। हम आपसे पूछते हैं कितना स्टेप है, एक, दो, तीन, कितना स्टेप है? 3 स्टेप है। तो भाई साहब अगर 3 स्टेप रहेगा तो आप इसको 3 जीरो मानिएगा। कितना जीरो मानिएगा? हाँ। अगर आपका, आप बोलिए कि अगर एक स्टेप और रहता था कितना जीरो मानते? बस, सिंपल। जितना ऐसा कब दिखेगा, मतलब जितना ऐसा दिखे, 1 2 3, तो मान लेंगे 3 जीरो, ठीक है। अब देखिए 1,000 का 20% कितना होता है? हाँ, 200। सिंपल। तो 200 इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? बहुत आसान है, एकदम आसान है कि नहीं? आप बताइए कि 1200 का 30% कितना होगा? तो बोलेंगे 1200 का सर 10% होता है 120। 10% 120, 30% कितना होगा? 360। 360 जोड़ दीजिए इसमें, 1560 हो गया। आप 1560 का 10%, 156 इसमें और जोड़ दीजिए, कितना आया? 1616, कंफर्म है ना? आप बताइए कहीं डेसिमल आया? बस। तो इस तरह से क्वेश्चन को आसान बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? आसान। यानी डेसिमल से हमें नफरत है, हम कभी भी डेसिमल क्रिएट करते ही नहीं कोई भी सवाल में नहीं। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। समझ में आया कुछ कुछ? तो इसको अप्लाई कीजिएगा अर्थमेटिक में। अप्लाई कीजिएगा ना? बोलते नहीं है। तो देखिएगा, तो हम लोग यहाँ चल रहे थे, तो पाई का वैल्यू निकालते निकालते इसको सदियों बीत गया, इसलिए बोला क्या कि चलो जी लास्ट में पाई का वैल्यू 3.14 ले लेते हैं। अब बाद में बोला कि ऐसा करते हैं ना कि 3.14 में डेसिमल है, इससे थोड़ा नफरत था उसको भी, मेरे जैसा ही था वो भी, तो उसको थोड़ा नफरत था। तो बोला ऐसा करते हैं कि इसका वैल्यू 22/7 मान लेते हैं। क्या करते हैं? मान लेते हैं। यानी अब आपको समझ में आ गया कि 22/7 क्यों परिमेय है। 22/7 को माना हुआ थोड़ी है, तो एग्जैक्ट 22/7 है। लेकिन पाई जो है हमारा इरेशनल था, इसको मान लिया गया है 22/7। पाई का वैल्यू 22/7 नहीं होता है। कोई पूछेगा कि पाई का वैल्यू 22/7 होता है तो क्या बोलिएगा? नहीं होता है, उसको माना गया है। क्या किया गया? इसीलिए पाई क्या है? इरेशनल। लेकिन 22/7 क्या है? रेशनल। क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो ये था आपका रेशनल और इरेशनल, डेसिमल की चर्चा हो गया। अब डेसिमल के बाद जो बच गया वो हमारा क्या बच गया? इंटीजर्स। यही बच गया ना? इंटीजर्स ये बच गया। तो आप जरा इसको मिटाते हैं, क्योंकि ये तो आयोटा भाई साहब का तो कोई काम है नहीं। तो आयोटा भाई साहब को मिटा देते हैं। अब इधर हम बताते हैं कि इंटीजर जो भैया थे हमारे, ये पूर्णांक वाले, इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। क्या कर दिया गया?
इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, कौन कौन सा, कोई बता सकते हैं? नहीं बताएगा? नहीं बताइएगा तो बोलिए कम से कम कि नहीं बताएंगे। नहीं बताइएगा, कोई भी नहीं। देखिए तो इंटीजर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला है भारत, दूसरा है बॉर्डर, तीसरा है पाकिस्तान। क्या है? बोलिए ये क्या बोलती, समझ में नहीं आया है ना? पहला क्या है, दूसरा, तीसरा। आप समझ गए आप लोग, है ना? ये पॉजिटिव, ये जीरो, और ये क्या है ना? तो जो स्पेशली जो पॉजिटिव वाला होता है इसको कौन सा नंबर बोलते हैं? हिंदी में इसको बोलते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या बोलते हैं? कुछ लोग इसको बोल देते हैं प्राकृतिक संख्या है, भगवान जी दिए थे, नेचुरल नंबर यही था। बोला ना कि नेचुरल नंबर यही है कि जीरो कुछ होता ही नहीं है ना, जीरो कुछ होता ही नहीं है ना। तो उससे पूछा गया कि जब जीरो कुछ नहीं होता है तो रामायण में रावण के पास 10 सिर था तो कैसे लिखता होगा? तो बोला कि ऐसे लिखता था। समझ में आया? है ना? उससे पूछा गया ना कि जब जीरो का आविष्कार पहले नहीं हुआ था तो 10 लिखना होता होगा, तो 10 कैसे लिखेगा, जीरो तो है ही नहीं। वो बोला कि नेचुरल नंबर से प्राकृतिक संख्या, भाई प्रकृति के द्वारा यही हम लोग को मिला है, 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक, जीरो है ही नहीं। तो बोला कि अच्छा बताओ तो रामायण में 10 कैसे लिखता था? तो बोला ऐसे लिखता था 10। समझ गए? तो वही तो उससे पूछा गया कि नंबर में कैसे लिखता था, तो बोलता नंबर होता ही नहीं था, वो ऐसे लिखते थे 10। फिर जीरो का आविष्कार हुआ ना, जीरो कौन खोजे थे बताइए तो? आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट साहब आए तो फिर बोले कि देखो रावण का जो 10 सिर था ना, ऐसे नहीं होता था जी, वो ऐसे होता था। कैसे? ऐसे, 1 और 0 वाला, ठीक है? तो जीरो क्या हो गया, जीरो हमारा बॉर्डर हो गया, इसको बोलते हैं बॉर्डर। अब बोले बॉर्डर क्या बोलते हैं सर? तो बॉर्डर का मतलब ये होता है कि जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जीरो ना ही पॉजिटिव है ना ही क्या है, नेगेटिव है। आपसे पूछा जाएगा कि जीरो क्या है, नेगेटिव या पॉजिटिव, तो क्या बोलिएगा? इसीलिए इसको बोले बॉर्डर। जैसे बॉर्डर पूछा, बॉर्डर क्या है, हिंदुस्तान या पाकिस्तान, तो क्या बोलिएगा? कुछ नहीं है वो। इसको क्या बोलते हैं? हाँ तो इसको हम ना समझाया, इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं निगेटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं? ऋणात्मक संख्या है, इसको क्या बोलते हैं? ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या, ठीक है, क्या बोलते हैं? निगेटिव इंटीजर्स। हाँ बोलिए। आवाज थोड़ा कट कट के आ रहा है, फिर से बोलिए। नहीं सर, जीरो पॉजिटिव नहीं होता है, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। कैसे पॉजिटिव होगा बताइए? सुनिए, एक आपको प्रूफ कर दें, प्रूफ कर दें, बोलिए। प्रूफ करें? बोलते नहीं हैं आप लोग। कर दें? देखिए कर देते हैं, है ना? अब कुछ भी बोलिएगा तो हम प्रूफ कर देंगे, ज्योमेट्री की जैसा यहाँ भी प्रूफ कर देंगे, है ना? माना कि जीरो एक पॉजिटिव संख्या है, क्या बोलेंगे? तो पॉजिटिव संख्या किसी में जुटता है तो उसका वैल्यू बढ़ता है, लेकिन ये बढ़ा, मतलब ये पॉजिटिव नंबर नहीं है, पॉजिटिव नंबर नहीं है।
समझ में आया? अच्छा अब देखिए, कोई बोलेगा कि निगेटिव है सर, तो हम बोलेंगे रुको उसको ही प्रूफ कर देते हैं। अगर ये निगेटिव होता तो जीरो घटाने पे कुछ घटना चाहिए था, कुछ घटा भी नहीं, इसका मतलब ये निगेटिव भी नहीं है। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे क्या, जीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। समझ में आ गया? किसी को समझा दीजिएगा ना। छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाइएगा नंबर सिस्टम, तो ये सब बात बताइएगा, है ना, एकदम जरूर बताइएगा। तो ये जीरो होता है, ये होता है बॉर्डर हमारा, ये नेचुरल नंबर हो गया, पॉजिटिव संख्या, ये इंटीजर हो गया, नेगेटिव ऋणात्मक संख्या हो गया। अब जरा समझते हैं चीजों को कि और आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग एक चीज सुने होंगे कि जो संख्या एक से स्टार्ट होता है, देखिए यहाँ से बताते हैं आपको, एक से स्टार्ट होता है उसको कौन सा संख्या बोलते हैं? इसको कौन सा संख्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर, यानी प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। ठीक है। अब बोला जाता है कि जब प्राकृत संख्याओं के समूह में जीरो को शामिल कर लिया जाता है, जब प्राकृत संख्याओं के समूह में जीरो को शामिल कर लिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? बिल्कुल सही जवाब। यानी कि जब हम लोग जीरो से स्टार्ट करेंगे, जीरो वन टू थ्री डॉट 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 इनफाइनाइट तक, तो इसको हम लोग कौन सा नंबर बोलते हैं? होल नंबर, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। अब देखिए पूर्ण संख्या तो रावण वाला इसी से आया था 10, है ना, बोला कि अभी देखो ये प्राकृत जो है ना पूरा नहीं है, तो इसको पूर्ण कैसे बनाएंगे? तो पूर्ण तभी बनाएंगे जब इसमें जीरो आएगा। क्या आएगा? समझ गया ना? तो इसीलिए फिर रावण का 10 दिखाने लगा, ये पूर्ण संख्या आ गया, जीरो आ गया तो ये पूर्ण हो गया। ऐसे अपूर्ण था, अपूर्ण था तो इसको प्राकृत संख्या बोलते थे। ठीक है। अब क्या हुआ कि एक भाई साहब आगे, ये इंटीजर वाले, बोले ऐसे कैसे काम चलेगा, पॉजिटिव है, जीरो है, निगेटिव नहीं रहेगा, निगेटिव भी रहना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, ये माइनस इनफाइनाइट से शुरू करो, -3 -2 -1 0 1 2 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। तो बोले अच्छा ठीक है, यहाँ मतलब पूरा शुरू से लेकर शुरू से एकदम अंत तक, तो इसको कौन सा संख्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं इंटीजर्स, इसको पूर्णांक बोलते हैं, संख्या नहीं बोलते, डायरेक्ट पूर्णांक ही बोलते हैं बस। इंटीजर्स मतलब क्या हो गया? पूर्णांक। क्लियर हुआ? बोलिए, क्लियर हुआ? आगे बढ़े? कुछ नोट भी करना है, किसको मिटा सकते हैं? मिटा दें? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग कॉपी में जो नोट्स बनाएगा उसमें जरूर लिखिएगा ये सब बात, है ना। ये मत सोचिए कि ये सब बेकार का चीज है। ये सब बेकार है क्या? बेकार लगेगा तो बोलिए, डायरेक्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे। आओ जी मैदान में, है ना। शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। सवाल नंबर 1 बताओ। थोड़ा सा जानना भी जरूरी होता है, बेसिक, है ना। चलिए अब जरा बात कर लेते हैं कि जो हमारा पॉजिटिव नंबर्स था उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाया गया। क्या किया गया? और आगे बढ़ाया गया, और उसको कैटेगरी किया गया, 3 पार्ट में उसको और डिवाइड किया गया। जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स था, अब बताइए पॉजिटिव इंटीजर्स को हम लोग बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर? पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब क्या? जीरो छोड़ देंगे, नेगेटिव छोड़ देंगे, जीरो छोड़ देंगे, नेगेटिव छोड़ देंगे, तो क्या बचेगा? नेचुरल नंबर बचेगा। प्राकृत संख्या, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। कितना पार्ट में डिवाइड किया गया? आगे इसको फिर से 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। बोला गया क्या कि एक है हमारा क्या, प्राइम नंबर। कौन सा नंबर? प्राइम नंबर। ये जियो वाला प्राइम नहीं है, ये अलग है। एक जियो में भी प्राइम होता है, समझ गए? तो वो वाला नहीं है ये। और एक अमेजन में भी होता है प्राइम, प्राइम होता है ना एक अमेजन में। हाँ तो वो वाला ये प्राइम नंबर नहीं है, वे अलग है थोड़ा, है ना। और एक होता है क्या, कंपोजिट नंबर।
को हम लोग बोलते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? हाँ हाँ हाँ, अभाज्य संख्या। हिंदी भूल जाते हैं, पता नहीं क्यों। अभाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या है, और इसको बोलते हैं क्या? भाज्य संख्या। तो बोलिएगा कि इसको क्या बोलते हैं? ये फिर यहाँ पे बोलते हैं बॉर्डर। ये क्या है? बॉर्डर है। बॉर्डर का मतलब? नहीं नहीं, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, मतलब ना ही प्राइम है और ना ही क्या है, कंपोजिट है। समझ गए? तो कोई ऐसा संख्या आपके दिमाग में आ रहा है जो कि ना ही भाज्य संख्या हो और ना ही अभाज्य संख्या हो, बता सकते हैं? जीरो। सबसे पहले देखिए अस्मिता, आप समझिए यहाँ पे बात किसका हो रहा है? अस्मिता, पॉजिटिव इंटीजर्स का, तो जीरो तो पहले ही छट गया, तो पॉजिटिव में ही आंसर कुछ होगा। बताइए। वन। बाकी सबको क्या लग रहा? बाकी सबको क्या लग रहा? अच्छा आप ये बताइए कि आप कैसे डिसाइड करते हैं कि कोई नंबर प्राइम नंबर है और कोई नंबर कंपोजिट नंबर है? ये तो याद है ना, मतलब पहचानते कैसे हैं प्राइम नंबर को? एकदम सही, एकदम सही, यही रूल होता है ना। यानी कि दैट नंबर विच इज डिविजिबल बाय ओनली वन एंड इटसेल्फ। क्या बोलेंगे? दैट नंबर विच इज divisible by one and itself। ब्रैकेट में लिख लीजिए ओनली, मतलब केवल और केवल एक और अपने आप से कटता है। किससे? केवल और केवल एक और अपने आप से। जैसे हम बात करेंगे, मान लिया एग्जांपल देंगे इसका 12, आभार संख्या का एग्जांपल देंगे 12, सही है गलत? क्योंकि आप बताइए सर एक से तो कटता है, बात सही है, 12 से भी कटता है, ये भी बात सही है, लेकिन एक और 12 के अलावा भी 2 से कट जाता है, 6 से कट जाता है, 3 से कट जाता है, 4 से कट जाता है। तो ये सर आभार संख्या नहीं है। तो आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा ना कि जानते हैं सर, देखिए रेलवे वाला बच्चा कंफ्यूजन में रहता है, उससे पूछिएगा रेलवे वाला से कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है जी, तो बोलेगा एक होता है। नहीं नहीं, वो बोलता है रेलवे वाला है ना कि एक होता है, तो उससे पूछिएगा कैसे, तो बोलेगा कि एक को हम लिख सकते हैं एक गुना एक, तो एगो ई हो गया, एगो ई हो गया, तो दो गो तो हो ही नहीं गया। लेकिन उसको समझ ही में नहीं आता है कि दोनों सेम है। दोनों क्या है? सेम। तो सेम थोड़ी होना चाहिए। वन एंड इटसेल्फ मतलब वो अपने आप से और एक से कटे, यानी अलग होना चाहिए, अलग होना चाहिए। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि एक का तो दो फैक्टर है ही नहीं, बताइए। एक का दो फैक्टर है? और जब किसी नंबर का दो फैक्टर ही नहीं होगा तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो आभाज्य संख्या है? नहीं बोल सकते हैं। इसका मतलब एक हमारा आभाज्य संख्या नहीं है। अब एक ही तो संख्या शुरू होता है, पॉजिटिविटी कहाँ शुरू होता है? एक के बाद दो, फिर तीन, फिर डॉट 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 इनफाइनाइट तक, यही होता है ना। तो डिसीजन ये हो गया कि एक जो है हमारा आभाज्य संख्या नहीं है। तो आप बात करते हैं दो के ऊपर। दो क्या है? तो आप बोलेगा हाँ सर। ये देखिए एक से भी कटता है और दो से भी कटता है, और किसी से कटता है? इसका मतलब ये हमारा सबसे छोटा आभाज्य संख्या है। अगर आपसे पूछेगा सबसे छोटा आभाज्य संख्या क्या बोलिएगा? पूछेगा कि इसका अगला आभाज्य संख्या कौन होगा, बताइए तो। उसके बाद, उसके बाद
आप भर लीजिए, आप क्या करिए, आप छोड़ दीजिए, बस इतना ही है ना। आप समझ गए ना कैसे पहचानते हैं अभाज्य संख्या। हम्म। अब बात करते हैं क्या भाज्य संख्या का, कि ये भाज्य संख्या आखिर क्या होता है। तो इसमें हम लोग बोलते हैं क्या, इसमें हम लोग बोलते हैं दैट नंबर which has at least 3 factors। पर अब वैसी संख्या है जो कम से कम 3 संख्या से कटे। ज्यादा से कट जाए कोई दिक्कत नहीं है, 4 संख्या से कट जाए, 5 संख्या से कट जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम कितना संख्या से कटना चाहिए, 3 संख्या से अगर कटता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या बोलेंगे। तो आपसे आप पूछते हैं वन क्या ऐसा संख्या है जो जिसका कि 3 फैक्टर है। आप बोलेंगे वन का तो एक फैक्टर भी नहीं है, वन को हटाइए। दो, तो बोलेंगे दो तो यही दिख रहा है। फिर बोलेंगे तीन, तो बोलेंगे तीन भी तो यही है सर। फिर बोलेंगे चार, तो बोलेंगे हाँ ये तो हो गया सर। इसका एग्जाम्पल होगा सर चार। क्यों? क्योंकि चार एक से कटता है, 4 से कटता है और 2 से कटता है। कितना नंबर से कट गया, 3 संख्याओं से कट गया। अगर हम बोलेंगे कि अगला भाज्य संख्या का एग्जाम्पल बताइए तो बोलेगा 5 तो इधर है सर, तो 6 उधर होगा, 6 इधर होगा। ठीक है। अब हम बोलेंगे क्या, कि अगला, उसके आगे, अब आगे आप समझ गए, भर लीजिएगा, है ना। आप देखिए कुछ कुछ को हम सर्कल करेंगे, कुछ कुछ को मतलब ऐसे गोला बनाएंगे ना, तो उसको बताइएगा, कुछ कुछ स्पेशल है इसलिए इसको गोला कर दे। देखिएगा, आपसे पूछेगा दुनिया का एकमात्र अभाज्य संख्या जो कि सम संख्या है कौन है। बाकी जितना भी अभाज्य संख्या सब देख लीजिए आप, सब क्या है, सब विषम है। तो दुनिया का सबसे छोटा अभाज्य संख्या कितना है, 2। दुनिया का एक ऐसा मात्र अभाज्य संख्या जो कि इवन है, 2। ठीक है। आप जरा बताइएगा कि सबसे छोटा भाज्य संख्या, सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या है, 4 है। आपको बोलेगा कि सबसे छोटा, सुनिएगा ध्यान से, सबसे छोटा ऑड नंबर, अब प्लस भाज्य संख्या, कंपोजिट ऑड नंबर, सबसे छोटा कंपोजिट ऑड नंबर 9। बिल्कुल, देखिए 9 क्या है, कंपोजिट तो है ही और ऑड भी है। देखिए सब इवन था, 4 6 8 क्या है, इवन है। तो बोलेगा कि सबसे छोटा भाज्य और विषम संख्या कौन है, 9 है। रेलवे में एक सवाल आया था, एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ था ना, उसमें एक क्वेश्चन आया था रेलवे में कि सबसे छोटा भाज्य संख्या और सबसे छोटा अभाज्य संख्या का अंतर क्या होता है। 5 कैसे होगा, सुनिए क्वेश्चन ध्यान से, बोल रहे हैं क्वेश्चन, फिर से हम बोल रहे हैं। क्वेश्चन आया था एनटीपीसी में कि सबसे छोटा भाज्य संख्या और सबसे छोटा अभाज्य संख्या का अंतर 2 होगा। बिल्कुल बिल्कुल 2 होगा, क्योंकि आप देखिए सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन है और सबसे छोटा अभाज्य कौन है। अच्छा था, सबसे छोटा भाज्य और सबसे छोटा अभाज्य का अंतर कितना हो गया, क्लियर हो गया। तो प्राइम नंबर का पता है, एक क्लास हम स्पेशल लेंगे, अभी प्राइम नंबर को यही छोड़ रहे हैं क्योंकि अभी तो हम लोग इंट्रोडक्शन दे रहे हैं ना, तो इंट्रोडक्शन में इतना काफी है। अच्छा, तो बोले वन क्या है जी, वन क्या है, तो बोले सर वन तो है सर जो बॉर्डरवा है। वन क्या है, बॉर्डर है। किसका बॉर्डर है, प्राइम और कंपोजिट का, प्राइम और, समझ गए। तो बोलेंगे बॉर्डर ऑफ प्राइम एंड कंपोजिट, तो क्या बोलिएगा, वन बोलेंगे। पूछेंगे वन क्या है, प्राइम या कंपोजिट, तो क्या बोलिएगा, नाइदर प्राइम और, बस यही बोलना है। ठीक है, अब आगे बढ़ जाए। तो आगे क्या बढ़े, अब आगे ही बढ़ते रहेंगे क्या, अब कल नहीं पढ़ेंगे क्या, आज ही पढ़ेंगे सब कुछ।
अभी और पढ़ने का मन कर रहा है क्या? चलिए अब आज नहीं पढ़ाएंगे अब, है ना, अब कल पढ़ाएंगे, ठीक है। आज के लिए यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे कल सेम प्लेस सेम टाइम। तब तक के लिए सभी को बाय, गुड नाइट, जय हिंद।